नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पर्यावरण के सीरीज का 28वां वीडियो है और जलवायु परिवर्तन का 9वां भाग है। और आज का टॉपिक है ओजोन विघटनकारी पदार्थ, जिसे इंग्लिश में ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस कहते हैं। अभी हम लोग देखें कि ओजोन परत को क्षरण के लिए कौन कौन से पदार्थ जिम्मेवार है। इसके अलावा हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तथा किगाली समझौता को भी देखेंगे। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन से हैं ओजोन विघटनकारी पदार्थ। जिन कारणों से वायुमंडल में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एवं कार्बन जैसे परमाणुओं का उत्सर्जन होता है, वे ओजोन गैस को नष्ट करते हैं, यानी ओजोन परत का क्षरण करते हैं। जिन पदार्थों में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं, उन पदार्थों को ओजोन विघटनकारी पदार्थ कहेंगे। ओजोन परत का विघटन करने वाले पदार्थों में देखें तो मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC तथा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे 2020 में इसके प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उपयोग फोम बनाने में किया जाता था और इनको CFC और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC को कंबाइंड रूप से फेरॉन कहते हैं। कंबाइंड रूप से फेरॉन कहते हैं। फेरॉन के कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हेलोन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सब का प्रयोग करने से वायुमंडल में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, कार्बन उत्सर्जित होते हैं, जो आगे चल के ओजोन गैस को नष्ट करते हैं और इसके साथ साथ ओजोन परत भी क्षरित होता है। ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव पृथ्वी पर क्या पड़ेगा, इसके रूप में हम देखेंगे। सबसे पहले समुद्री पारितंत्र पर प्रभाव को देखेंगे, उसके बाद वनस्पति पर प्रभाव तथा मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव तथा पदार्थों पर प्रभाव। आइए बारी बारी से इन सब के पर जो प्रभाव पड़ते हैं उस पर नज़र दौड़ाते हैं। ओजोन परत के क्षरण के पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम देखेंगे। तो ओजोन की परत पतली होती जा रही है, जहाँ से यूवी रेज छनकर पृथ्वी पर आते हैं। तो देख लीजिए यूवी रेज पृथ्वी पे आएंगे तो क्या क्या नुकसान करेंगे। इसमें सबसे पहले समुद्री पारितंत्र, फाइटोप्लैंक्टन के उत्पादन में कमी आ जाएगी। यह CO2 का अवशोषण करती है। फाइटोप्लैंक्टन होता है, उनके उत्पादन में कमी आ जाएगी जो कि CO2 का अवशोषण करते हैं। इससे समुद्र में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग की भी घटनाएं तेज़ी से बढ़ने लगेगी। समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, उभयचर, केकड़ा, मछली का इनका पूरा विकास संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे जीव जिनका लार्वा, याद रखिएगा ये लार्वा निकलता है, यूवी रेज के कारण वे नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखेंगे वनस्पति पर प्रभाव में पौधों की वृद्धि में कमी आएगी। ऐसे पौधे ऐसी फसलें जो रासायनिक उर्वरकों के कारण तैयार होते हैं या जिनमें रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें झुलसने की समस्या आ जाएगी, वो झुलसने लगेंगे। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगा, इससे ढेर सारी समस्याएं पैदा होगी। यूवी रेज किरणों के कारण फसलों एवं पौधों की रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होगी। इससे कीटों का प्रभाव फसलों पर पड़ेगा एवं हम इससे बचने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करेंगे और ये बार बार होगा, एक चक्र बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओजोन के डिप्लीशन से, ओजोन के विघटन से मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव को देखें तो त्वचा का कैंसर, आँखों की बीमारियाँ जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, श्वसन प्रणाली पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसमें दमा और खांसी होंगे। आतपदाह, जिसे सनबर्न की समस्या हो सकती है। रोग प्रतिरोधी क्षमता मनुष्यों की कम हो सकती है, इसका प्रभाव पदार्थों पर भी पड़ेगा। चौथे प्रभाव के रूप में देखेंगे कि इसका प्रभाव पदार्थों पर पड़ेगा। पेंट, प्लास्टिक, सिंथेटिक, पॉलीमर, इन सब का तीव्र गति से अपघटन होगा। ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव के लिए उठाए गए कदमों में देखें तो 1985 के बाद पता चला कि इसकी क्षरण हो रही है, तो पूरे विश्व ने इसके संरक्षण के लिए कदम उठाने लगे। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण समझौते किए गए, जिसमें पहला अपना है वियना अभिसमय 1950, वियना कन्वेंशन 1985, जो कि ऑस्ट्रिया में है। मूल विषय इसका था कि ओजोन परत का क्षरण जो है वो इसका मूल विषय था इस कन्वेंशन का। इस अभिसमय में संरक्षण की रूपरेखा तैयार करना था, इसलिए इसे कन्वेंशन का नाम दे दिया गया। ओजोन परत के संरक्षण प्रणाली भी बनाई गई, जिसके अंतर्गत मनुष्य की गतिविधियों को ओजोन परत पर प्रभाव को देखा जाएगा। मनुष्य की गतिविधियों के कारण ओजोन परत पर क्या प्रभाव पड़ा उसको किया जाएगा। किन चीज़ों का ओजोन परत पर प्रभाव पड़ा उसका भी ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। ओजोन परत पर जो प्रभाव पड़ा है उस पर शोध किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी देखते हैं।
इसके अंतर्गत विश्व के सभी देश अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करें, यानी कि एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान करें, इंटरचेंज करें, ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक दूसरे का सहयोग करें, जो ओजोन परत में संरक्षण हो रहा है उसको बचाने के लिए एक दूसरे को सहयोग करें। विश्व के प्रत्येक देश में ओजोन परत के संरक्षण के लिए कानून बनाए जाएं और विश्व के सभी देश ओजोन परत के संरक्षण के लिए नीतिगत उपाय भी करें। वियना वियना समझौता या वियना कन्वेंशन में जो भी बात कही गई वो अनुरोधात्मक था, ये बाध्यकारी नहीं था। राष्ट्रों से ये अपेक्षा की गई थी राष्ट्र ऐसे से कदम उठाएंगे। फिर उसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, जो कि कनाडा में मॉन्ट्रियल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बाध्यकारी होता है उन पदार्थों के उत्पादन और उपभोग में कमी लाना जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे, जैसे CFC, HFC और हैलोन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस संधि में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये समझौता बाध्यकारी था, मैंडेटरी था। इसके प्रमुख प्रावधानों पर नज़र दौड़ाएं तो ऐसे 100 पदार्थ जिनसे ओजोन परत का नुकसान पहुंच रहा है उनके उत्पादन एवं उपभोग को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। विकसित देशों से कहा गया कि वे सन 2000 तक CFC के माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करें। विकासशील देशों से 2010 तक ये CFC के पूर्ण प्रतिबंध को लगाने के लिए ये कहा गया था। इसके लिए एक कोष बनाया गया था जिसके माध्यम से विकासशील देश 2010 तक CFC के उत्पादन को पूर्णतः प्रतिबंध कर दे। ये अनिवार्य था कि जो देश शामिल हुए हैं एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट की समीक्षा एक समिति करेगी। यह एक सफल अभिसमय था, एक सफल समझौता था। जितनी भी संधियां या सम्मेलन हुए हैं ओजोन परत को लेकर उसमें यह सबसे सफल समझौता था, सबसे सफल सम्मेलन था, जिसके कारण क्या ओजोन विघटनकारी पदार्थों के जो भी विघटनकारी पदार्थ है उसमें कमी आई थी। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि ओजोन परत बेहतर हुआ। यह एक उत्कृष्ट सफलता इस माध्यम से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से ओजोन परत के संबंध में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की गई थी। आइए अगला किगाली समझौता देखते हैं। फिर अगला अपना समझौता है ओजोन परत के संबंध में किगाली समझौता, जो कि 2016 में किया गया था। रवांडा की राजधानी किगाला में 2016 में ओजोन परत के संबंध में समझौते किए गए थे। इसमें सम्मिलित 197 देशों ने मिलकर यह फैसला किया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी की जितनी भी हरित गैसें होती हैं उन सभी के उत्सर्जन को कम किया जाएगा। उन सभी गैसों को भी शामिल किएगा जो वैश्विक तापन के लिए जिम्मेवार है। इससे पहले जो भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसमें केवल ग्रीन हाउस गैसों के संबंध में ही बात कही गई थी, लेकिन यहाँ वैश्विक तापन के लिए जो जिम्मेवार गैस तथा ग्रीन हाउस गैस दोनों को सम्मिलित किया गया था। इसके लक्ष्य को देखें तो सन 2100 तक वैश्विक तापन में 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी लाई जाए। तो ठीक है, ये अपना रहा ओजोन परत, ओजोन विघटनकारी तत्व और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली समझौता। इसके साथ साथ हम लोगों ने वियना समझौता देखा है। ठीक है, आज भर इतना ही रखते हैं। कल हम लोग हरित व्यवस्था, रेड प्लस प्लस क्या है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, क्लाइमेट फिक्शन क्या है, ये सारी टर्म को समझेंगे। छोटे छोटे टर्म जितने भी हैं वो समझेंगे, जिससे न्यूज़पेपर पढ़ना आसान हो जाएगा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको समझना बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।